ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में हम ऑलरेडी सोशल साइकोलॉजी तक कर चुके हैं, सो वी हैव टू बिगिन विद क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। सो क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी में आ जाता है कि बेसिकली इसमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो हमारा हमें किस तरीके से अफेक्ट करता है। दैट इज व्हाट वी स्टडी इन क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे कल्चर का रोल है इन अंडरस्टैंडिंग आवर बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। अब ये अज्यूम करता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल का रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब सिर्फ हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे लिए, हमारा सोशल एनवायरनमेंट जो कि सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, और हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो हमारा बिहेवियर है वो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में भी हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को, इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी अगेन हमारा ये पढ़ती है कि किस तरीके से हमारे बिहेवियर का और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, बेसिकली हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे हमारा टेम्परेचर, सो इट डिक्टेट्स आवर बिहेवियर। जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होंगे तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे तो हमारा बिहेवियर जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स का क्या अफेक्ट आता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इसके अलावा जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है हमारे वर्क प्लेस पर, तो उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे हेल्थ के ऊपर, इमोशनल स्टेट के ऊपर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो भी हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे वर्क प्लेस में हो जहां पर ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही रहेंगे, आपकी इमोशनल स्टेट सही रहेगी। बट अगर आप किसी बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हो तो वहां पर आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा, इमोशनल स्टेट पे भी इफेक्ट आएगा और इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू फील लाइक somebody or the other is going to betray you। इसके अलावा जो इस टाइम पे हमारे करंट टॉपिक्स हैं रिसर्च के इन द फील्ड आर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट का डिस्पोजल किस तरीके से होना चाहिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद एंड आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, एग्जैक्टली जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें आ रही हैं वो सारा का सारा हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं और किस तरीके से ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इन द डेवलपमेंट। हमारे बेसिकली अगर कोई भी इलनेस हो जाती है तो उसके डेवलपमेंट में, प्रिवेंशन में और व्हाट डू वी से ट्रीटमेंट में किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अपना रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है तो अगर उसको कोई इलनेस हो जाती है तो उसको उस चीज से उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो ऑलरेडी इतना एंशियस रहता है। अगर उसको और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सिकनेस हो रही है, तो उसे उस सिकनेस से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं, मतलब उनको होता है बहुत ज्यादा, तो उनके अंदर जो है ट्रीटमेंट भी बहुत स्लोली वर्क करता है। इसके अलावा उन्हें बहुत सारी इलनेसेस हो सकती हैं। अब तुम अपने आसपास डॉक्टर्स देखोगे, जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, नॉर्मल छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं जिसमें फिजिशियन होता है, एमबीबीएस वगैरह करके बैठे होते हैं वो, तो उसमें क्या होता है तुम देखोगे उनके पास में रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनके पास में वही सेम कस्टमर्स हर महीने आ रहे हैं या हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में आ रहे हैं,
और उनकी कंडीशंस में ज्यादा कुछ चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, ना उनकी कंडीशन वर्स हो रही है ना डिटेरियोरेट हो रही है। उनकी कंडीशन एकदम स्टेबल है, डिटेरियोरेट एक बारी को फिर हो जाएगी, लेकिन अच्छी नहीं हो रही है, एनहांस नहीं हो रही है उनकी कंडीशन। तो क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ज्यादातर जो सिम्टम्स है वो स्ट्रेस और एंजाइटी से आ रहे हैं, लेकिन वो किस पे काम कर रहे हैं? वो मेडिकेशन ले लेकर उनको लग रहा है कि हम इलनेस पे काम कर दें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको माइग्रेन होता है, ठीक है, माइग्रेन इज वेरी कॉमन, सर्वाइकल इज वेरी कॉमन, साइनस इज वेरी कॉमन। ये कॉमन क्यों है? हर फैमिली में, हाँ, जीन्स भी हम बोल सकते हैं, हाँ। और लोगों को प्रॉपर क्योर करना चाहिए, वो किसी और ये दो रीजंस भी है। इसके अलावा जो सर्वाइकल होता है उसके लिए हमने वो क्या एग्जैक्टली, आप एक्सरसाइज अगर घर पे भी करोगे, फिजियोथेरेपी नहीं भी करवाओगे, क्योंकि नॉर्मल लेवल का अगर सर्वाइकल है तो जो सर्वाइकल है वो ठीक रहता है, लेकिन आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको यहाँ की स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ की स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करोगे सर्वाइकल कभी नहीं जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बड़ी सर्वाइकल हो जाता है, क्योंकि मतलब आई वॉज ऑल्सो अ पर्सन जिसको सर्वाइकल था, बट फिर मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह करके वो ठीक कर लिया। बट अभी पीछे मेरे भाई की शादी थी, तो उस दौरान मुझे सर्वाइकल का कोई पेन नहीं उठा, लेकिन एकदम से मुझे चक्कर आया और नौशा टाइप फील हुआ। डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने बताया ये सर्वाइकल का अटैक था। तो क्योंकि उस दौरान स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ के अंदर, एंजाइटी बहुत चल रही थी लाइफ के अंदर, तो इसलिए सर्वाइकल का अटैक आ गया, जबकि सर्वाइकल मैं ठीक कर चुकी थी अपना। तो इस तरीके से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कम हो जाता है, बट ठीक तो नहीं होता, हाँ। बट एटलीस्ट कम तो कर दिया था ना, बट वो स्ट्रेस की वजह से वापस आ गया। हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रेचेस करने से ठीक हो जाता है। सो हेल्थ साइकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं इन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इलनेस। अब इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है स्ट्रेस एंड कोपिंग, कि स्ट्रेस कैसे वर्क करता है, हमारी कोपिंग कैसे वर्क करती है। द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और किस तरीके से हम हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, और ये चीज तुम्हें भी पता होनी चाहिए। मे बी तुम्हें आगे जाकर अगर साइकोलॉजी में आगे जाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिक क्या डिफरेंस है क्लिनिकल काउंसलिंग और साइकाइट्रिस्ट के बीच में। काउंसलिंग, मेरी बताती हूँ। अच्छा, तुम इस तरफ शिफ्ट हो जाओ तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इस साइड ही है, ओके। नीचे है या वो डेस्क पे है? दोनों पे है, कोई बैठा होगा पता नहीं। फिर यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे सही लगे तुम लोग मैनेज कर लो। अरे तो फोन ले ले उसका। अच्छा, ओके, सो यस, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब इसमें फर्क क्या है? नहीं, अच्छा,
वो इसकी पुरानी फोटो होगी मेरी। समथिंग हैज हैपेंड, उसने अभी रिसेंटली ना उसका वेट लॉस हुआ है, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो फैमिली इश्यूज की वजह से हमारे ऊपर भी तो इफेक्ट आता है ना, तो इसलिए उसके ऊपर इस तरीके से आ रहा है। ओके, सो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर्स। तो जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज, इन सब के ट्रीटमेंट, कॉज और प्रिवेंशन के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो काम होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा डिफर नहीं करता है, लेकिन अगर हम पढ़ें प्रॉपर तरीके से तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे डील्स विद डे टू डे प्रॉब्लम्स। इसलिए आप लोगों ने अपनी स्कूल में नोटिस किया होगा कि काउंसलर अपॉइंटेड है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि काउंसलर जो होता है वो डे टू डे प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि डिसऑर्डर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो एडोलेसेंट एज से ही शुरू होती हैं या चाइल्डहुड से ही शुरू होती है। तो इसलिए सीबीएसई का ये मानना था कि ठीक है, पहले ही काउंसलर जो है अपॉइंट कर दो, ताकि अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो तो उनसे जाकर बात कर ले, आगे जाके वो चीज। अब वो ढंग से काम नहीं करते। तो वही ना, फिर अवेयरनेस लाने की जरूरत है मैम को अपने लेवल पे कि भाई वी आर हेयर फॉर यू, और तभी बच्चे आकर उनसे ओपन अप होंगे। अब बाकी फिर भी कुछ कुछ बच्चों को देखो प्रॉब्लम होती ही है ओपन अप होने में। ठीक है, अब वही है, डिफर करता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके हैं। But yes, that is why counseling psychologist is appointed in your school so that they can help you in day-to-day life problems. And जो clinical psychologist होते हैं वो psychological disorders में आपकी help करते हैं। On the other hand, जो psychiatrist होते हैं वो भी causes, treatment and prevention of disorders में ही डील करते हैं। अब तुम कह रहे होगे कि ये दोनों तो सेम सेम हो गया, बट देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो आप ह्यूमैनिटीज के बाद में भी कर सकते हो। आप अपनी बैचलर्स कर ली आपने उसमें, साइकाइट्रिस्ट के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। तो जब तक आप एमबीबीएस नहीं करोगे, हाँ बायो, पूरा का पूरा मतलब आपको पीसीबी पढ़नी पड़ेगी। पीसीबी के साथ में साइकोलॉजी आपका 6 सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, 4th सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है, तो पीसीपी हो जाएगा ना, फिर वो बायोलॉजी नहीं होगी उसमें। बट हाँ तो, हाँ तो ठीक तो है, 5 ही तो सब्जेक्ट होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी कर सकते हैं। अब कई, हाँ तो हाँ एग्जैक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। तो पीसीबी विद साइकोलॉजी भी हो सकता है। तो उस केस में आप एमबीबीएस के थ्रू जो है साइकाइट्रिस्ट बनते हो। उसके बाद में आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो साइकोलॉजी के अंदर होती है। ह्यूमैनिटीज लेके फिर वो रास्ता बदल जाता है। ह्यूमैनिटीज अगर तो कुछ नहीं होगा, अब हमारे पास स्कूल में ऑप्शन आता है, कॉलेज में ऑप्शन आता है कि आपको क्या करना है। आप बीएससी में जा सकते हो, बट अगेन एमबीबीएस वाली चीज तो नहीं हो सकती ह्यूमैनिटीज के बाद। ताकि तुम नीट तो कर सको ना कम से कम। एमबीबीएस आई नो, बट देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी ना।
और वैसे भी मतलब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना उतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेडिकेशन हम जब भी देते हैं हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, हम मेडिकेशन पे रिलाय नहीं करते हैं, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी, यस, क्रिमिनल पढ़ेंगे डिसिप्लिन में, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ। एंड दिस इज द मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चन कि वो तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल काउंसलर एंड अ साइकाइट्रिस्ट। तो ये रिकरिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नीचे अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन डाल भी रखा है, हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें यही है दैट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। इसके बाद में चलते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो कि अगेन बहुत ज्यादा मतलब इमर्जिंग ब्रांच है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तुम धीरे धीरे जब आगे उसमें काम करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी धीरे धीरे बहुत स्कोप आ रहा है। हाँ, आप पता है आज जिम्नास्टिक्स करती है ना, तो फिर वो एक अकेडमी है तो गांव में, तो उन्होंने वर्कशॉप करी थी, जैसे जिसको मेडिकल ब्लॉग और इंजीनियरिंग के बाद वो बहुत छोड़ देते हैं कि अब नहीं करना, तो वो वर्कशॉप किया हमारे पास ऑप्शन था बट हमारे ओके हाँ, तो फिर वो आयो साइकोलॉजिस्ट नहीं किया होगा ना। तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है आज की डेट में। सो सॉरी नहीं, तुम्हारा वाला तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, गलती से बोल दिया मैंने। ओके, सो जो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो डील करते हैं वर्कप्लेस बिहेवियर से। वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं उनके बिहेवियर पर और किस तरीके से हम उनको एम्प्लॉय करते हैं इस चीज पर भी जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है वो कंसर्न है एम्प्लॉय ट्रेनिंग से, वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और नए नए क्राइटेरिया डेवलप करने के लिए फॉर हायरिंग द एम्प्लॉयज। तो देखा जाए तो एक एचआर वाला ही काम है लेकिन एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एचआर वाला काम है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो कंपनी को रेकमेंड कर सकता है कि आप न्यू मैनेजमेंट स्किल्स जो है या न्यू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो आप डेवलप करो ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बेटर कर सके, ठीक है। और जो बैकग्राउंड होता है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, उसके अंदर हम कॉग्निटिव और सोशल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस के जो लोग होते हैं वो लर्न किस तरीके से करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का प्राइमरली जो उनका काम होता है वो होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स निकालना और मटेरियल्स बनाना। एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एनसीईआरटी के बोर्ड में बैठते होंगे, सीबीएसई के बोर्ड में बैठते होंगे, क्योंकि वही तो मेथड्स बताते हैं ना कि इस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लगानी है। इस टाइम पे जो तुम्हारा का पूरा सिलेबस है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अंडर ही बन रहा है। तभी तो हमें पता है ना कि कौन सी स्कूल का कौन सी एज का बच्चा क्या पढ़ लेगा। अभी अभी रिसेंटली एआई जो है वो मैंडेटरी हुआ है 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी। तो वो कैसे हुआ है? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ता है। सो किस तरीके से कौन से मेथड्स यूज होने चाहिए और कौन से मटेरियल यूज होने चाहिए लोगों को ट्रेन करने के लिए एजुकेशनल और वर्क सेटिंग्स में। एंड दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इश्यूज ऑफ रेलिवेंस फॉर एजुकेशन। क्या चीजें, क्या रेलिवेंस है एजुकेशन का, काउंसलिंग का, लर्निंग प्रॉब्लम्स का। तो देखा जाए बहुत टाइम पहले से जब मैं भी स्कूल में थी तब से एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने मैंडेटरी कर रखा है अ काउंसलर इन अ स्कूल। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ही लिया होगा, क्योंकि उसको ये समझ में आया कि काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और वहीं पे उसी दौरान तो वो उनको ढंग से काम नहीं करवाते थे ना उनसे। अब अगर कोई स्कूल उनसे ढंग से काम ही नहीं करवाएगा तो फिर
तो वही ना, क्योंकि सीबीएसई ने मैंडेटरी किया कि स्कूल काउंसलर होना चाहिए या स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, तो स्कूल वाले हायर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले जो है उनको ढंग से काम नहीं करने देते हैं। सबका ये काम है कि बच्चों से है ना, उनको बस ये बताना है कैसे कैसे बच्चे करना, उनको सही करना। हाँ, तो वही ना, तो ढंग से काम ही नहीं करना दे रहा ना उन्हें। तो यस, दिस इज व्हाट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डू। अब इससे रिलेटेड एक फील्ड होती है स्कूल साइकोलॉजी, जो कि फोकस करती है कि किस तरीके के प्रोग्राम्स जो है हमें चाहिए होते हैं जो कि प्रमोट करे इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि स्पेशल नीड्स के भी जो बच्चे होते हैं उनके साथ में हमें किस तरीके के प्रोग्राम जो है अडाप्ट करने चाहिए या यूज करने चाहिए, ये सारा का सारा काम जो है वो स्कूल साइकोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग। तो जितना भी हम साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं स्कूल सेटिंग्स में, वो सब स्कूल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बाय एनहांसिंग द मोटिवेशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। और जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है वो काफी न्यू फील्ड है, लेकिन धीरे धीरे ये भी पीक पे जा रही है। इसके अलावा और भी देर आर अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो आ रही हैं, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी, टू नेम अ फ्यू। मैनेजरियल साइकोलॉजी, मैनेजमेंट वाली साइकोलॉजी, बेसिकली जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं कॉर्पोरेट में, उसके अंदर कौन सी साइकोलॉजी? मैनेजरियल साइकोलॉजी जो लाइक मैनेजमेंट संभालते हैं कि हमें एक चीज कैसे करनी है, मतलब स्कूल का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क हो गया पूरा का पूरा स्कूल में, जो मैनेजमेंट हो गया, या फिर एमएनसीज में जो मैनेजर्स होते हैं। अब एविएशन साइकोलॉजी में फिर ये चीज आ जाएगी ना कि हम पायलट का वेलफेयर, वेलबींग, और जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनका वेलबींग, और किस तरीके से जैसे अब ये होता है कि जो पायलट्स होते हैं उनको अपनी, देयर इज अ रूल फॉर देम कि उनकी नेक्स्ट फ्लाइट से पहले उनको प्रॉपरली नींद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देयर शुड बी नो अल्कोहल इन देयर बॉडी। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से आ रही है? ये चीज कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है ना कि भाई अगर वो ढंग से रेस्ट नहीं लेंगे तो कल को वो फोकस नहीं कर पाएंगे, देन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी चीजें कैसे हम एविएशन को बेटर बना सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ पायलट एज वेल, क्रू मेंबर्स एज वेल, एंड फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल एज वेल, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन एविएशन साइकोलॉजी। अब वो कितना डेप्थ में है वो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने अभी तक एविएशन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट यस इमर्जिंग ब्रांचेस हैं, तो धीरे धीरे इस पे फोकस आएगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट इज बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। अब ये जो है बहुत एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन बहुत सारे स्कूल दे देते हैं, इसलिए मैं अपने नोट्स से इसको हटाती नहीं हूँ। तो बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी, अब इसमें हम हर चीज समझेंगे कि क्या है अप्लाइड और बेसिक साइकोलॉजी। तो जो डेफिनेशन है वो ये है कि बेसिक साइकोलॉजी जो है वो थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हैं। बेसिकली हम बेसिक साइकोलॉजी में थ्योरीज ज्यादा पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी में ऑन द अदर हैंड हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड जो हमने साइकोलॉजी की नॉलेज जो है हमने गेन करी है उसको रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई करते हैं। कोशिश पूरी रहेगी मेरी, बाकी लेक्चर आज खत्म होगा कि नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल अप्लाइड साइकोलॉजी में हमने जितना भी साइकोलॉजी का नॉलेज लिया है उसको हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी।
पर्पस अगर हम देखें तो बेसिक साइकोलॉजी का ये है कि वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड कॉग्निशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मतलब और एक्सपेरिमेंट कर करके वो इस चीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में ऑन द अदर हैंड हम साइकोलॉजिकल रिसर्च यूज करते हैं स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इन वेरियस फील्ड्स। नेक्स्ट इज जो फोकस होता है बेसिक साइकोलॉजी में वो ये है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे मेमोरी हो गया, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब हम बेसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में जो फोकस होता है कि हम इन सब चीजों का, ये जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं उसका मेंटल एप्लीकेशन जो है कर पाए इन मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेथड्स, हम क्या यूज करते हैं। सो बेसिक साइकोलॉजी में मेथड्स यूज होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लैब स्टडीज एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स। और अप्लाइड साइकोलॉजी में फील्ड स्टडीज यूज होती हैं, केस स्टडीज और अप्लाइड इंटरवेंशन यूज होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो बेसिक साइकोलॉजी में एग्जाम्पल है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड मेनी मोर। इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। आउटकम जो है वो ये है, बेसिक साइकोलॉजी जो है थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जनरेट करती है फॉर एडवांस साइकोलॉजिकल साइंस, मतलब साइकोलॉजी को और आगे ले जाने के लिए और रिसर्चेस करती है बेसिक साइकोलॉजी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है अप्लाई करती है डेली लाइफ में, ताकि डेली लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, एंड इस पे जो क्वेश्चन आता है वो यूजुअली डिफरेंशिएशन का आता है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट यार मैम दे देती हैं कभी कभी, इसलिए मैं नोट से हटाती नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से वो करवा सकती हैं अगर ना करवाएं हैं। हाँ अब मैं क्या बोलूं यार, मैंने खुद बड़े दोस्त से रट्टे मारे हैं, मुझे पता मैंने कैसे रट्टा मारा है। हर किसी की अपनी स्किल्स हैं। ओके, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि इंटरडिसिप्लिनरी है साइकोलॉजी, मतलब हम दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ में भी कोलैबोरेट करते हैं टू मेक साइकोलॉजी, टू बेसिकली वेलबींग अच्छा रखने के लिए लोगों का। ठीक है, तो जो भी डिसिप्लिन लोगों के साथ डील करता है या फिर लोगों की वेलबींग चाहता है, साइकोलॉजी हर उस डिसिप्लिन के साथ में अपनी कोलैबोरेशन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हम सब वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। Similarly, psychologists also acknowledge the relevance of other disciplines in understanding human behavior. तो हम ये नहीं मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हम ये मानते हैं कि बाकी डिसिप्लिन शायद ह्यूमन बिहेवियर को हमसे भी बेहतर जानते होंगे, इसलिए हम उनके साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। हाँ हाँ जाओ।